नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 अगस्त 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। जेपी नड्डा से मिलने पहुंची कंगना को मिली नसीहत। पहले किसान आंदोलन और फिर जातिगत जनगणना को लेकर दिए बयानों पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत विवादों में बनी हुई हैं। इसी बीच गुरुवार को कंगना ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कंगना से कहा कि अगर आपको बातें करनी हैं, तो अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करनी चाहिए। वहां की समस्याओं के बारे में बात करें, लेकिन ऐसी बातें जो कि नीतिगत मुद्दे हैं और जिन पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में फैसला होता है, या ऐसे मुद्दे जो कहीं न कहीं सरकार से जुड़े होते हैं, उन बातों या उन मुद्दों पर आप बयान न दें। आप सांसद जरूर हैं, लेकिन नीतिगत मामलों पर आप अधिकृत नहीं है और न ही आपको इन पर बोलने की अनुमति है। जाहिर है कि भाजपा कंगना के बयान को लेकर अपना नफा नुकसान देख रही है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कंगना कह रही हैं कि देश में जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कंगना के इस बयान को कांग्रेस ने भाजपा की सोच बताया है और कहा है कि भाजपा जातिगत जनगणना के खिलाफ है। समाचार नंबर 2। बारिश की आड़ में उद्योगों का कारनामा, नाले में बहाया प्रदूषित पानी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में प्रदूषण नियंत्रण मानकों को धत्ता बताने पर उतारू कुछ उद्योग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। हालात ये हैं कि गत 2 दिनों के अंतराल में हुई भारी बारिश की आड़ में बद्दी ट्रक यूनियन बाईपास नाले में बेलगाम उद्योग ने प्रदूषित पानी बहा दिया, जिससे नाले से लेकर सरसा नदी तक झाग के अंबार लग गए। बद्दी में गैस प्लांट के पास एक उद्योग ने प्रदूषित नीला पानी छोड़ दिया, जिससे पूरे नाले का पानी नीले रंग में बदल गया। बताया जा रहा है कि एक नामी उद्योग द्वारा केमिकल युक्त प्रदूषित पानी को ईटीपी में ट्रीट करने के बजाय नाले में ठिकाने लगाया जा रहा था, जिससे नाले में झाग के ढेर बन गए। इसके अलावा नीला प्रदूषित पानी छोड़ने वाले का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बोर्ड की टीमें संभावित उद्योगों में छापेमारी कर रही है। फिलवक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले की सूचना मिलते ही बद्दी बाईपास स्थित नाले व गैस प्लांट के नाले का निरीक्षण किया और पानी के सैंपल भरे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बद्दी ने इस मामले में छानबीन के बाद कार्रवाई करते हुए एक नामी उद्योग की हर्बल शैम्पू निर्माण इकाई को नोटिस जारी करते हुए सदस्य सचिव से बिजली काटने की सिफारिश कर दी है। बद्दी में एक लापरवाह उद्योग ने बारिश की आड़ में गैस प्लांट के पास एक नाले में प्रदूषित अनुपचारित अपशिष्ट बहा दिया, जिससे नाले का पानी गहरे नीले रंग में तब्दील हो गया। इससे पहले गत बुधवार को बद्दी में ट्रक यूनियन बाईपास के नाले में एक उद्योग ने प्रदूषित पानी बारिश की आड़ में नाले में ठिकाने लगा दिया था, जिससे नाले में झाग ही झाग हो गया। ट्रक यूनियन के पास नाले में झाग के ढेर और गैस प्लांट के पास नाले में नीला पानी देख लोगों के होश उड़ गए। लोगों का आरोप है कि कुछ उद्योगों के पास अपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, कुछ ने प्लांट लगाए भी हैं, तो वे मात्र दिखावे के लिए। एसपीसीबी के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने कहा कि बद्दी में दोनों नालों से पानी के नमूने ले लिए गए हैं और प्रदूषण के स्रोत की पहचान करने के लिए फील्ड स्टाफ ने मौके की जांच की है और लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य औद्योगिक विकास निगम को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि एक प्लांट से सीवरेज लीकेज पाया गया था। बिजली काटने की सिफारिश। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जेई अभय गुप्ता ने कहा कि दोनों नाले से पानी के सैंपल भरे गए हैं, जिन्हें जांच के लैब में भेज दिया गया है। इसके अलावा एक उद्योग को नोटिस देते हुए बिजली काटने की सिफारिश भी की गई है। समाचार नंबर 3। पाउंटा साहिब शहीद आशीष कुमार पंचतत्व में विलीन। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में सड़क दुर्घटना के दौरान शहीद हुए जवान आशीष कुमार का अंतिम संस्कार सिरमौर में उनके पैतृक गांव भरिये के निकट पांवटा साहिब के स्वर्गधाम में पूरे सैन्य व राज्य सम्मान के साथ किया गया।
इस दौरान शहीद आशीष कुमार अमर रहे के नारों के बीच हजारों लोगों ने नम आंखों से सैनिक को अंतिम श्रद्धांजलि दी। आशीष कुमार गत मंगलवार को ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सड़क दुर्घटना में अपने 2 और साथियों के साथ शहीद हो गए थे। गुरुवार को जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। प्रदेश सरकार की ओर से एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा, एसडीपीओ पांवटा आईपीएस अदिति सिंह, तहसीलदार ऋषभ शर्मा व उपनिदेशक सैनिक कल्याण विभाग रिटायर्ड मेजर दीपक धवन ने सैनिक के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस दौरान राजनीतिक, सामाजिक और सामुदायिक नेता शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पर मौजूद रहे। इससे पहले विभिन्न गांवों से सैकड़ों शोक संतप्त लोग भरली गांव में एकत्रित हुए, जहां शहीद आशीष कुमार का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर लाया गया था। ग्रामीणों ने उनकी माता, 2 जुड़वा भाइयों व बहन को सांत्वना दी, जिन्होंने अपना बेटा व भाई खो दिया। इस दौरान उनके भाई राहुल और रोहित ने आशीष कुमार को मुखाग्नि दी। समाचार नंबर 4। हमीरपुर न्यूज। भोरंज के कोट रसेहड़वा में युवक ने फंदा लगा दी जान। उपमंडल भोरंज की पपलाह पंचायत के कोट रसेहड़वा गांव में परिवार सहित किराए के मकान में रह रहे 20 वर्षीय युवक ने सीढ़ीपों की रेलिंग से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह प्रेम प्रंसक का मामला लग रहा है। मृतक अपनी माता उमा देवी के साथ पिछले 15 सालों से पपलाह पंचायत के कोट रसेहड़वा गांव में रह रहा था। गत गुरुवार रात्रि को करीब 12 बजे के बाद युवक ने रस्सी को सीढ़ीपों से बांधकर फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पपलाह पंचायत प्रधान अंकुश सैनी घटना स्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना भोरंज थाना को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच की शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक ने अपने गले व बाजू को ब्लेड जैसी तेजधार वस्तु से भी काटा था। गले पर रस्सी से फंदा लगाने के भी निशान पड़े हुए साफ दिखाई दे रहे थे। यह परिवार वैसे धमरोल पंचायत के कोहट का रहने वाला है। मृतक ने फंदा लगाने से पहले अपनी बहन व 2 अन्य दोस्तों से फोन पर कुछ कहा है। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल कॉलेज व अस्पताल हमीरपुर में पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों को सौंप दिया है। भोरंज थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 5। साइबर क्राइम। लोगों को लूटने के नए तरीके अपना रहे साइबर अपराधी। साइबर ठग व्हाट्सएप मैसेज एवं मोबाइल पर कॉल के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को इस बारे फोन आ रहे हैं। साइबर शातिर आम लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए तरीके से खोज रहे हैं। लोन, बिजली बिल, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि हिमाचल में भी लोगों को इस बारे फोन आ रहे हैं। शातिर ठग सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात कहते हैं। इसके तहत शातिर अपने आप को निजी बैंक का कर्मचारी बताते हैं। शातिर इन सभी बातों से लोगों को विश्वास में ले लेते हैं। उसके बाद शातिर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात करते हैं। इसको लेकर ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है। व्यक्ति ओटीपी शेयर करते ही उसके क्रेडिट कार्ड का विवरण शातिर प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही देर में क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया जाता है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए आए दिन नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। डीआईजी ने कहा कि किसी से भी अपना ओटीपी नंबर को शेयर न करें। समाचार नंबर 6। कांगड़ा में एक साथ बदले 11 एसएचओ। कांगड़ा जिला के पुलिस थानों में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने एक साथ 11 थाना चौकियों के प्रभारियों को बदलकर नई व्यवस्था बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक साथ हुए बड़े परिवर्तन के बाद जिले की कानून व्यवस्था में सुधार के साथ साथ नशे पर अंकुश लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर लॉ एंड ऑर्डर में सुधार देखने को मिलेगा। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह एसएचओ बैजनाथ को एसएचओ पालमपुर लगाया गया है, जबकि इंस्पेक्टर नारायण सिंह एसएचओ गगल को एसएचओ धर्मशाला का जिम्मा दिया गया है।
इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार एक को SHO पालमपुर से बदलकर मकलोडगंज में लगाया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार 2 को पुलिस लाइन धर्मशाला से प्रभारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कांगड़ा में लगाया गया है। इंस्पेक्टर मुनीश कुमार को पुलिस लाइन धर्मशाला से SHO बैजनाथ, इंस्पेक्टर उद्यम सिंह को पुलिस लाइन धर्मशाला से SHO गगल, इंस्पेक्टर सुरजीत को पुलिस लाइन धर्मशाला से रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस लाइन धर्मशाला लगाया गया है। SI किशोर चंद को कांगड़ा से SHO रक्कड़, SI गुरदेव सिंह को रक्कड़ से एडिशनल SHO कांगड़ा, SI करतार सिंह एडिशनल SHO शाहपुर को SHO शाहपुर और SI यादेश को मकलोडगंज थाना से योल चौकी प्रभारी तैनात किया गया है। इनमें अधिकतर युवा SHO लगाए गए हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि समाज में बढ़ते नशे पर रोक लगाई जाएगी, कानून व्यवस्था में सुधार होगा और युवा होने के नाते नई पीढ़ी की आदतों को पुलिस अधिकारी आसानी से समझ पाएंगे। अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों की धरपकड़ करने में भी चुस्ती दिखा सकते हैं। समाज में सुरक्षा का वातावरण। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं। जिला में बेहतर व्यवस्थाएं बनाए जाने के लिए युवा एवं पढ़े लिखे एवं अनुभवी इंस्पेक्टर व SI को थानों व अन्य स्थानों पर तैनाती दी गई है। पुलिस जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए समाज में सुरक्षा का वातावरण बनाने का काम कर रही है। समाचार नंबर 7। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम 129 बीघा जमीन। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक का कैंपस सुंदरनगर उपमंडल के बलक में बनेगा। यहाँ चिन्हित की गई 129 बीघा भूमि को सरकार ने अनुमति दे दी है। भविष्य में अब इसी भूमि पर विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस बनाने की योजना है। वर्तमान में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का संचालन नेरचौक के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से किया जा रहा है। अभी तक अपना परिसर न होने के कारण प्रबंधन को संचालन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बल्ह में ही मेडिकल कॉलेज के नजदीक धांगू में भूमि चिन्हित की गई थी। सरकार द्वारा इसकी मंजूरी भी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन बरसात के कारण काफी जमीन खड्ड में बह गई थी। इसलिए सुंदरनगर के पास 130 बीघा भूमि मिलने पर उसे सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। वाइस चांसलर सुरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा सुंदरनगर में अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मंडी स्थित नेरचौक के स्थायी परिसर के निर्माण को चिन्हित भूमि को प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामले को आरंभ करने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब आगे की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सबसे पहले प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी व हॉस्टल आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिससे अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय का कार्य शुरू किया जा सकेगा। अब स्वीकृत भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक अपना भव्य परिसर होगा, जहां पर शोध संस्थान और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी व हॉस्टल आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा शामिल होंगे। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और इसे देश के प्रमुख चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में से एक बनाना है। इसके अलावा नए कैंपस से छात्रों को बेहतर संसाधन और सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके साथ ही ये इस विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की संख्या में भी वृद्धि की उम्मीद है, जो राज्य और देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समाचार नंबर 8। निगुलसरी में 2 दिन से फंसे वाहन। निगुलसरी मार्ग बहाल होने की देरी पर पिछले 2 दिनों से अवरुद्ध मार्ग में फंसे वाहन मालिक व चालक भी परेशान है। लगभग 50 घंटों से जिला किन्नौर का संपर्क शेष दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। निगुलसरी ब्लॉक पॉइंट अब खतरनाक बन चुका है। लगातार पत्थर गिरने के कारण गुजरने वाले वाहनों के लिए भी खतरा बना हुआ है। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। अगर यही स्थिति रही तो जिला किन्नौर में रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की किल्लत हो सकती है। गत 2 दिनों से सब्जी, दूध, दही, अखबार इत्यादि नहीं पहुंच पाए हैं तथा गैस सिलेंडर व डीजल, पेट्रोल की गाड़ी भी ब्लॉक में ही फंसी हुई है। सेब, मटर उत्पादक सहित आम राहगीर मार्ग की जल्द बहाल करने की मांग करने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से अवरुद्ध मार्ग पर फंसे वाहनों सहित किसान बागबान अब हताश हो गए हैं।
अवरुद्ध मार्ग पर फंसे सभी लोग सड़क को चौड़ा करने के बजाय सिंगल वे में मार्ग को बहाल कर शीघ्र यातायात बहाली की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से निगुलसरी अवरुद्ध मार्ग पर रुक-रुक पत्थर गिर रहे हैं, जिससे अवरुद्ध मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। एनएच की ओर से गुरुवार सायं तक मार्ग बहाल होने की बात कही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से फंसे लोग भी परेशान हैं। उधर प्रशासन की ओर से सड़क नहीं खुलने की स्थिति में लोगों को किन्नौर से बाहर शिमला की तरफ जाने वाले वाहनों को वाया काजा जाने की सलाह दी गई है व किन्नौर आने वालों को वाया तरंडा पैदल मार्ग से आने की सलाह दी गई है। समाचार नंबर 9। नाइजीरियन युवक ने लड़की बन ठगे 17 लाख। फेसबुक पर दोस्ती और फिर ठगी करने के मामले साइबर अपराध की दुनिया में नए नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग ऐसे जालसाजों के चक्कर में फंस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला साइबर क्राइम मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। इस मामले में भी युवक ने एक विदेशी लड़की से दोस्ती के चक्कर में 17 लाख रुपए लुटा दिए। इस मामले में अब पुलिस ने एक दिल्ली से एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। 1 साल बाद पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली है। शिकायतकर्ता से बात करने वाली विदेशी लड़की और कोई नहीं बल्कि पकड़ा गया नाइजीरियन ही निकला है। जानकारी के हिमाचल प्रदेश स्टेट सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी में 25 अगस्त 2023 को रुपए 17 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता की फेसबुक के माध्यम से एक विदेशी लड़की के साथ दोस्ती होती है तथा वह विदेशी लड़की शिकायतकर्ता से मिलने के लिए विदेश से भारत आती है। इसके बाद वह शिकायतकर्ता को बताती है कि उसे दिल्ली में कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया है क्योंकि उसके पास बहुत सारी विदेशी करेंसी है, जिस पर शिकायतकर्ता से कस्टम चार्जेज और विभिन्न प्रकार के चार्जेज के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी की जाती है। इसके बाद शिकायतकर्ता को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने साइबर क्राइम थाना मंडी पहुंचकर सारी आपबीती सुनाते हुए मामला दर्ज करवाया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया और 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। समाचार नंबर 10। प्रश्नकाल। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के 4,457 पद खाली। प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी मेडिकल की 261, टीजीटी नॉन मेडिकल की 531, पीजीटी बायोलॉजी की 91, पीजीटी फिजिक्स की 141 और जेबीटी की 4,457 पदों पर रिक्तियां चल रही है। विधायक पवन कुमार काजल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में जेबीटी के 1,122 पदों को बैच वाइज आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले 1,023 टीजीटी को बैच वाइज आधार पर भर्तियां कर दी गई है। विधायक सुधीर शर्मा ने आईटी पार्क चैटड़ू को लेकर सदन में सवाल उठाया, जिस पर बताया गया कि आईटी पार्क चैटड़ू का निर्माण कार्य इस साल सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। अगले महीने तक इस काम को पूरा करके इसके आगे की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। नगर परिषद सुंदरनगर में 96 में से 64 पद रिक्त। नगर परिषद सुंदरनगर में विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत 96 पदों में से 64 पद रिक्त हैं। स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 32 पद भरे हैं, जिसमें 30 स्थायी और 2 आउटसोर्स पर भरे हुए हैं। इसके अलावा नगर परिषद सुंदरनगर में एक सामुदायिक आयोजक केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत आउटसोर्स आधार पर कार्यरत है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल द्वारा इस संबंध में सवाल पूछा गया। इस सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उत्तर नगर परिषद सुंदरनगर में विभिन्न श्रेणियों के कुल 96 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से 64 पद रिक्त हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। सदन में विधायक अनिल शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा, जबकि लाहौल स्पीति में 2 ऐसे स्वास्थ्य संस्थान होंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की सूची उच्च रोगी भार, उचित बुनियादी ढांचे, स्टाफ की उपलब्धता और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिशों, सुझावों के आधार पर की गई थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। हिमाचल में 2 वर्षों में बढ़ी बेरोजगारी दर। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जुलाई 2024 तक 7,08,230 थी। प्रदेश में 2 वर्षों में बेरोजगारी का अनुपात बढ़कर 4.4 पहुँच गया है।
विधानसभा के मॉनसून सत्र में वीरवार को भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों की संजीव पंजिका में जुलाई 2024 तक अनुसूचित जाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1,95,386 और अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 42,483 है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये सभी पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं। मनाली में 78 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त। बरसात के दिनों में पेयजल योजनाओं को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र जहां ब्यास के उफान के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, वहां पर तटीकरण की जरूरत है। प्रदेश में नदी नालों के तटीकरण की जरूरत को जताने के साथ गुरुवार को सदन में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पेयजल योजना का भी सवाल उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिखित जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां पर 184 पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें से बरसात के कारण 78 योजनाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जरूरत से ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। पंचायतों में आवश्यकता से अधिक सामान नहीं खरीदा जाएगा। पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के निष्पादन की रीति के अनुसार पंचायतें विभिन्न समितियों के माध्यम से किए जाएंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 93 में पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के निष्पादन की रीति के अनुसार पंचायतें विभिन्न समितियों के माध्यम से विकास कार्यों का निष्पादन करवाएंगी। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 में वर्णित कार्य समिति के माध्यम से कार्य करवाए जाएंगे। कुटलैहड़ में काम कर रही 40 पेयजल योजनाएं। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा के एक सवाल में लिखित जानकारी में बताया गया कि कुटलैहड़ में 40 पेयजल योजनाएं कार्यान्वित हैं, जिनसे सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र के तहत वर्तमान में 126.37 करोड़ की 13 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश में जल्द होगी पुलिस भर्ती। प्रदेश में नई पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है और शीघ्र पूरी कर दी जाएगी। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में 150 पुलिस थाने, 143 पुलिस चौकियां, 113 स्थायी पुलिस चौकियां और 30 अस्थायी पुलिस चौकियां एवं 34 पुलिस उपमंडल कार्यालय कार्यशील हैं। जवाब में बताया गया कि 1009 SI, 495 SI व 231 अन्य पुलिस अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चिंताजनक। विधायक हंसराज ने कहा कि हिमाचल में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चिंताजनक है। लाहौल स्पीति में झील का दायरा बढ़ गया है। अंधाधुंध निर्माण की वजह से यह हालात बन रहे हैं। विधायक निधि से प्लांटेशन की मुहिम चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प नहीं, कानून बनाने की जरूरत है। फॉरेस्ट फायर से वनों को नुकसान। विधायक डॉक्टर जनक राज ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपण और कार्बन क्रेडिट पर नीति बनाने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर की वजह से वनों को नुकसान पहुंच रहा है। सदन वन विभाग के लिए महज बजट पारित करने के लिए ही है या यह भी पूछा गया कि किस क्षेत्र में कौन से पौधे लगाए जाने चाहिए। पेड़ काटते हैं पर लगाते नहीं। विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि मानसून में भयंकर तबाही देखी है। प्रदेश की आर्थिकी के लिए पर्यावरण की अनुकूलता जरूरी है। कार्बन क्रेडिट के लिए पौधरोपण की जरूरत है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल बनी है, इस पर काउंसिल को भी ध्यान देने की जरूरत है। इंडस्ट्री लगती है तो सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन क्या यह देखा जाता है कि इंडस्ट्री शुरू होने के बाद दोबारा पेड़ लगाए जाते हैं या नहीं? मैंने 1000 पौधे लगाए पर चले नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि पौधे लगाने की गति तेज है, लेकिन कितने पौधे बचे इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। मैंने 1000 पौधे लगाए, लेकिन उनमें से 100 भी नहीं चल पाए हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पौधरोपण से ज्यादा जरूरी पौधों का संरक्षण भी है। जब तक संरक्षण नहीं होगा, तब तक पौधरोपण का कोई लाभ नहीं। ईंधन जलने, जंगल कटने से नुकसान। विधायक विपिन परमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर नीति बनाने की बात होती है, लेकिन वर्तमान हालात में औद्योगिकरण हुआ है। ईंधन जलने और जंगल को काटने का प्रभाव पड़ा है। वन विभाग को कारगर कदम उठाने होंगे।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के लिए सभी लोग खुद भी दोषी हैं। पौधरोपण को सही जगह का चयन करें। कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि पौधरोपण के लिए जगह का चयन नहीं होता है। ऐसी जगह पौधे लगाए जाते हैं जहां जंगल में हर साल आग लगती है। गांव में हर परिवार को एक पौधा देने की जरूरत है। पेड़ बड़े होने पर प्रशंसा पत्र दिया जाए। बांस के पेड़ बाढ़ आने वाली जगह पर लगाएं तो भूमि कटाव को रोका जा सकता है। नूरपुर के स्कूलों में 185 पद खाली। नूरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापकों के कुल 185 पद रिक्त हैं। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी। शॉर्टोपी नहीं, पौधों से करे सम्मान। विधायक सुदर्शन बबलू ने कहा कि बारिश में कमी आई है। पौधरोपण के नाम पर फोटो सेशन हो रहे हैं, जबकि पौधे बच नहीं पा रहे हैं। पूर्व सरकार ने आम के पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी और इससे सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया। जंगल की आग की वजह से भी जलवायु परिवर्तन पर असर देखने को मिला है। अवैध कटान में जीरो टॉलरेंस नीति लाएं। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि अवैध कटान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। कटान के मामले में अपने लोग भी शामिल होते हैं तो उन्हें श्रेय न दिया जाए। कॉलोनी बनाई जा रही है और उसमें प्लांटेशन नहीं हो पा रही है। चीड़ के पेड़ों को जंगल से खत्म किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जहां वन महोत्सव आयोजित किए थे वहां भी पेड़ नहीं बचे हैं। पीपल और बरगद के पेड़ खुली जगह लगाने की जरूरत है। बड़सर से दिल्ली के लिए मांगी बस। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर से दिल्ली के लिए चलाई जाने वाली बसों को लेकर सदन में जानकारी मांगी। इस पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर से दिल्ली तथा चंडीगढ़ वाया बड़सर जाने वाली केवल 8 बसों को 4 लेन से होकर भेजा जा रहा है। यहां से 24 बसें हमीरपुर से चंडीगढ़ दिल्ली को जा रही है, जिसमें से 16 अभी भी वाया बड़सर जा रही हैं। बिजली प्रोजेक्ट से 351 करोड़ कमाए। सरकार ने एक लिखित जवाब में बताया कि जिला चंबा में 43 निजी व सरकारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल में 6,335.63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया। इन बिजली परियोजनाओं से सरार को लगभग 351.27 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। यह जानकारी विधायक हंसराज ने मांगी थी। स्टोन क्रशर से 129 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिली। सदन में सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में 338 स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जिनसे वर्ष 2023 से 24 के दौरान 129.5 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई है। बिलासपुर में 8 स्टोन क्रशर हैं, जबकि चंबा में 8, हमीरपुर में 19, कांगड़ा में 30, नूरपुर में 56, किन्नौर में 2, कुल्लू में 15, लाहौल स्पीति में 6, मंडी में 24, शिमला में 32, सिरमौर में 40, सोलन में 53 व ऊना में 45 स्टोन क्रशर चल रहे हैं। लाहुल में पर्यटन की नई योजनाएं। विधायक अनुराधा राणा के सवाल पर जवाब में बताया गया कि लाहुल स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। दालंग में लाहुल हाट का निर्माण हो रहा है। गोंधला में पैराग्लाइडिंग, चंद्रा नदी में रिवर राफ्टिंग का प्रस्ताव है। स्वदेश दर्शन योजना में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। पंचायत चौकीदारों की पगार बढ़ी। पंचायत चौकीदारों का मासिक पारिश्रमिक 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर 6,700 से बढ़ाकर 7,700 मासिक कर दिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को डलहौजी के विधायक DS ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदार संबंधित ग्राम पंचायत के कर्मचारी है तथा सरकार ग्राम पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का कोई विचार नहीं रखती है। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों अनुसार पंचायत चौकीदारों के मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की जाती है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।